पढ़ेंगे, साथ साथ कोशिश करेंगे कि याद करते जाएं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो नहीं छूटे। ठीक है, चलिए एक सेकेंड यार। चलिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जिसको हिंदी में हम बोलते हैं लोक प्रशासन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करके डिस्कशन के थ्रू डिस्कस करूंगी कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्या समझते हैं। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं, बताइए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अभी इनिशियल में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या हो सकता है? ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, और टू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो अलग अलग सेक्शन का काम मैनेज करती हैं। और बताइए, सबको बोलना है, ठीक है, इंटरैक्ट करना है सबको। लोगों के लिए अच्छा प्रशासन करना। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने बोला कि लोक प्रशासन से आप ब्यूरोक्रेट समझते हैं। ठीक है, तो जब हमने नहीं थॉरली पढ़ा होता है तो इनिशियल स्टार्टिंग हम सबकी यही होती है कि शायद ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करते हैं। ठीक है, अब जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हमें समझना होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की बात करता है, बल्कि सारे फंक्शंस भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। साथ ही साथ आज के टाइम में आप देखेंगे तो ना ही सिर्फ सरकारी क्षेत्र में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिग्निफिकेंस देखने मिलता है, बल्कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल आप इस कोचिंग में ही पढ़ने आते हैं तो ये तो एक प्राइवेट संस्था है ना, लेकिन यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, प्रशासन काम करता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पर अलग अलग मीनिंग अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन दो वर्ड्स हैं। देखिए, पब्लिक से ज्यादातर लोग किससे रिलेट करते हैं? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को पब्लिक से रिलेट क्यों किया जाता है? क्योंकि जो सरकार है या गवर्नमेंट है वो कोई भी काम करेगी तो बहुत कम लोगों के इंटरेस्ट में नहीं करेगी कि एक स्पेशल तबका है सोसाइटी का उसके इंटरेस्ट में सरकार काम करे। ऐसा नहीं होता है। सरकार किसके इंटरेस्ट में काम करती है? सभी लोगों के। तो यहाँ पर पब्लिक से मतलब हम समझेंगे लोग, लोगों के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए प्रशासन। अब एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का लिटरल मीनिंग होता है टू सर्व या फिर टू मैनेज। ठीक है, तो यानी कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, सेवा प्रोवाइड करने के लिए एक प्रशासन काम करता है। एक लेवल पर पॉलिसीज बनती हैं, अब उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे लोग उसका बेनिफिट उठा पाए, उसके लिए एक प्रशासन काम करता है। फॉर द पीपल, ठीक है, इब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है। चलिए, ये तो रही एक हमारी अंडरस्टैंडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। अब हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने कैसे एक्सप्लेन करा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, तो अलग अलग लोगों की डेफिनेशंस यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले वुड्रो विल्सन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन के पिता कहलाते हैं कौन? वुड्रो विल्सन। ठीक है, इनकी फेमस बुक है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बुक नहीं है बल्कि आर्टिकल है।
तो यहीं से जो इनका ये आर्टिकल पब्लिश होता है, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन की शुरुआत मानी जाती है। अभी हम इसके बाद देखेंगे कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो अभी हम डेफिनेशंस पे फोकस करते हैं, फिर हम आगे देखेंगे कि डेवलपमेंट कैसे कैसे फेजेस में हुआ है। तो सबसे पहले वुड्रो विल्सन की जो डेफिनेशन है, यहाँ पर ये एक तरीके की डाइकोटमी यानी कि द्विभाजन, ठीक है, एक डिवीजन की बात करते हैं, जिसमें कि ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स एक अलग चीज है और एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग चीज है। तो वुड्रो विल्सन ने जब इस सब्जेक्ट की शुरुआत करी, उससे पहले तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ अलग नहीं माना जाता था, बल्कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही एक सब्जेक्ट है या डिसिप्लिन है, समर्ज था, इसकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं थी। तो वुड्रो विल्सन पहली बार आते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ अलग चीज है पॉलिटिक्स से, ठीक। जहां पर ये बात करते हैं कि पॉलिटिक्स से वो डिफाइन करते हैं कि पॉलिटिक्स एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पर पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, पॉलिसी है, उसकी मेकिंग हो रही है, तो आप देखेंगे कि किस तरीके का वर्क है, लेजिस्लेटिव टाइप का, ठीक। वो बोलते हैं कि ऐसा वर्क तो पॉलिटिक्स में आता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जब यही लॉ, यही पॉलिसीज को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं या लागू करने की कोशिश करते हैं, तब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन की। तो यानी कि एक तरीके से ये एग्जीक्यूटिव वर्क को एडमिनिस्ट्रेशन मान रहे हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेशन देखेंगे अगर वुड्रो विल्सन की दी हुई, तो इनका डेफिनेशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सिस्टमैटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। सिस्टमैटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। देखिए सिस्टमैटिक मतलब कि एक प्रॉपर उसका, हिंदी में डेफिनेशन बोलूं, अच्छा, तो हिंदी में आप इस तरीके से लिख लीजिए इसको, लॉ कानून का लागू करना, हाँ, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव लेक्चर जैसे कॉलेज में होता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमको पूरी पूरी डेफिनेशन याद नहीं करनी होती है, कुछ कीवर्ड्स पकड़ने होते हैं जिसको देखकर हम तुरंत गैस कर पाए कि किसने दी होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो वुड्रो विल्सन का डेफिनेशन है उसमें एग्जीक्यूटिव वर्क की बात कर रहे हैं वो, यानी कि अगर कोई ऐसा डेफिनेशन होता है जिसमें लेजिस्लेटिव वर्क की भी बात करी है, पॉलिसी मेकिंग की भी बात करी है, तो वो वुड्रो विल्सन का नहीं होगा, ठीक है। चलिए वुड्रो विल्सन के बाद आते हैं एलडी वाइट। जो हिंदी में लिख रहे हैं वो अभी डेफिनेशन का कीवर्ड लिख लेंगे, ठीक है, या तो कानून का लागू करना, ठीक है, और या फिर एग्जीक्यूटिव वर्क, यानी कि कार्यपालिका जो होती है, एग्जीक्यूटिव होती है ना, तो कार्यपालिका वाला जो काम है सारा, उसको ये काउंट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो अभी वो वाली बात बताई मैंने डाइकोटमी वाली, वो भी फिर से डिस्कस करेंगे जब फेजेस या डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे, तो वहां पर मैं हिंदी में लिखवा दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे एलडी वाइट की। अच्छा, बुक्स अभी लिखना चाहते हो या फिर अभी जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, अभी सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस करो, कम से कम वेटेज रखेंगे स्टार्टिंग में तो तुरंत तुरंत याद होता रहेगा।
अभी जब फेज डिस्कस करेंगे उसमें बुक साथ साथ याद कराती जाऊंगी मैं, ठीक है। तो अभी वुड्रो विल्सन से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन में हमने कीवर्ड क्या ले लिया, एग्जीक्यूटिव वर्क, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। अब जब एल.डी. वाइट बात करते हैं, एल.डी. वाइट का 1926 में एक आर्टिकल आता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पहली सिस्टमैटिक बुक मानी जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ कि अभी हम फेजेस करेंगे, उसमें बुक्स हम अलग से करेंगे। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, एल.डी. वाइट अपनी डेफिनेशन में बोलते हैं कि ऑल द वर्क विच इज डन टू इम्प्लीमेंट पब्लिक पॉलिसीज, यानी कि हर वो काम जो कि पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज होता है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो एल.डी. वाइट सिर्फ एग्जीक्यूटिव वर्क की बात नहीं करके ऑल वर्क की बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें लेजिस्लेचर की भी बात हो रही है, पॉलिसी मेकिंग भी एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो ऑल वर्क में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सब कुछ ही आ जाएगा कि पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। जब हम लोगों ने याद करा था तो हम लोगों ने इस तरीके से हिंट बनाया था कि एल.डी. वाइट, वाइट एक ऐसा कलर होता है जिसमें सातों कलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम वाइट के साथ ऑल का हिंट बनाएंगे, तो सारे ही काम आ गए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है गुलिक का, ठीक है, लूथर गुलिक। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़े से स्कॉलर्स के नाम और बुक्स ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। जो पहली बार सुनेगा उसको नाम थोड़े से टफ लगेंगे, पर करते करते सब याद होने लगेगा यहीं पे। लूथर गुलिक भी वुड्रो विल्सन की तरह ही सिर्फ एग्जीक्यूटिव वर्क को लोक प्रशासन मानते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हम याद करेंगे, वुड्रो विल्सन में एग्जीक्यूटिव वर्क के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ डाल सकते हैं। लॉ का इम्प्लीमेंटेशन, और लूथर गुलिक भी एग्जीक्यूटिव वर्क की बात कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव वर्क को कह लीजिए एग्जीक्यूट करने में क्या लगेगा, पैसे लगेंगे, तो हमें गुल्लक तोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो उस तरीके से हिंट बनाकर लिंक करने की कोशिश करनी है। गुल्लक किसके लिए, एग्जीक्यूटिव वर्क के लिए। तो लूथर गुलिक एग्जीक्यूटिव वर्क, ठीक है। इसी तरीके से एक और व्यक्ति है जिसका नाम है फिफ्नर। पी साइलेंट है इंग्लिश में, हिंदी वाले तो फ से ही लिखेंगे सीधे। अब देखो फिफ्नर ने क्या कहा, फिफ्नर ने बोला कि कोई भी ऐसा काम जो कि गवर्नमेंट का फंक्शन है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। या कोई भी ऐसा काम जो गवर्नमेंट का काम करने के लिए, कोई भी काम जो उसको फुलफिल करता है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हिंट क्या लेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो थोड़ा सा रिलेट करोगे, फिफ्नर फंक्शन, ठीक है। इंग्लिश वालों को हेल्प कर सकते हैं, इनके डेफिनेशन में फुलफिल भी आता है, तो फिफ्नर फुलफिल।
फिफ्नर ने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। तो वो एक तरीके से मान रहे हैं कि जो लोक प्रशासन है वो पूरे तरीके से सरकार का काम है, और सरकार कोई भी ऐसा काम जो करती है लोगों के वेलफेयर में वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो ऑल वर्क इज फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। चले आगे। फिफ्नर का देखो, फिफ्नर का डेफिनेशन है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन देते हुए उन्होंने कहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। कि फंक्शन क्या होता है, मतलब हाँ, जो भी उसका काम है सरकार का वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एक तरीके से, कि लोगों के हित में है एक तो, ठीक है, तो लोगों के लिए कोई भी काम सरकार कर रही है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इस तरीके से फिफ्नर ने बात करी। हाँ हाँ, ठीक है। तो इन डेफिनेशंस का पर्पस हमारा ये था कि थोड़ी सी हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन होता क्या है। ठीक, चलिए इतना बताए हुए में से अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी सिर्फ, जो कि है कि बताइए हु इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? वुड्रो विल्सन। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ सरकारी दफ्तरों में नहीं देखने मिलती बल्कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में देखने मिलती है। जब हम आगे आगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ज्यादातर जो बात हुई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की खुद के सब्जेक्ट में भी, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है उस तरीके से हुई है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। जब हम एवोल्यूशन ट्रेस करेंगे, यानी कि एक पूरी जर्नी देखेंगे किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है सब्जेक्ट का, तो हम देखेंगे लास्ट में जाके बिल्कुल मैनेजमेंट स्टडीज के जैसा लगने लगता है। यानी कि हम यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, और जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं आप देखेंगे वो भी इन सब की थ्योरीज पढ़ते हैं। चेस्टर बर्नार्ड हो गया, ठीक है, मैक्स वेबर की थ्योरीज हो गई। तो कितना सिमिलर हो जाएगा ये मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट का मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे एमबीए का कोर्स होता है, बिजनेस मैनेजमेंट होता है ना, तो बिजनेस को रन करने के लिए भी मैनेजमेंट काम करती है। यानी कि प्रशासन एक व्यापार चलाने के लिए भी चाहिए, तो और एक सरकार चलाने के लिए भी चाहिए। तो अपने दिमाग में वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रखना है कि सिर्फ गवर्नमेंट 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 से मतलब है यहाँ, रादर इसको एक संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे समझना है कि प्रशासन क्या होता है। ठीक है, चलो। देखो, अब हम बात करेंगे लोक प्रशासन एज अ सब्जेक्ट, जो आज हम पढ़ रहे हैं उसकी क्या जर्नी रही है। ठीक है, कैसे पहली बात तो ये खुद को अलग सब्जेक्ट की तरह एस्टैब्लिश कर पाया। तो ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम से ये एक सब्जेक्ट निकल के आ गया सब पढ़ने लग गए, इसकी भी अपनी जर्नी रही होगी, कुछ चैलेंजेस फेस करे होंगे, है ना, जहाँ लोगों ने सवाल उठाया होगा कि कितना जरूरी है लोक प्रशासन को पढ़ना या इसकी क्या रेलेवेंस है। तो इसको हम फेजेस में पढ़ेंगे, यानी कि चरणों में पढ़ेंगे, अलग अलग इसके चरण रहे। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो फर्स्ट फेज आप डाल लीजिए 1887 से 1926 तक, पहला चरण है ये। यहाँ पर मैंने लिखा है डायकोटमी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आप हिंदी में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे विभाजन
द्विभाजन, किसी चीज को डिवाइड करते हैं अगर दो में करेंगे तो बोल देंगे द्वि, डाई मतलब भी टू ही होता है। लोक प्रशासन नहीं, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिक्स मतलब राजनीति और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। तो राजनीति और एडमिनिस्ट्रेशन का द्विभाजन, डाइकोटमी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सबसे पहले ये बात किसने करी? वुड्रो विल्सन, और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। अब WW लिखूंगी तो चलेगा ना? ठीक है, वुड्रो विल्सन। अब यहाँ पर बुक्स साथ साथ नोट करते जाएंगे हम, जिन जिन स्कॉलर्स की होगी। बुक्स पूछी जाती है एग्जाम में तो हमको याद करनी है साथ साथ, ठीक है। अब हिंदी वालों के लिए नाम सेम रहेगा बुक का, ठीक है। स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये एक आर्टिकल आया था इनका, एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड बुक नहीं थी, पर पहला आर्टिकल था जिसने ये बात करी कि प्रशासन एक अलग चीज है और राजनीति एक अलग चीज है। जिसमें कि उन्होंने कहा राजनीति में वो सारे काम आ जाएंगे जहां पर एक पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है, यानी कि लेजिस्लेचर का जो वर्क है। और एडमिनिस्ट्रेशन में जब उसी काम को लागू करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो जो काम करेगा वो एक अलग चीज है, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस बताया उन्होंने कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से एक अलग तरीके की चीज है, ना कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो लोग एक ही समझ रहे थे अभी तक, ऐसा नहीं है। LD वाइट मैंने बता दिया था, यहाँ पर एक और बुक डाल लेना। स्कॉलर का नाम है फ्रैंक गुडनाउ, ठीक है। लिखवा देती हूँ, एक सेकेंड। जब तक इनका बुक लिख लो, गुडनाउ का बुक है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस फेज में हम जो भी स्कॉलर्स पढ़ेंगे उन सब ने एक तरीके की बात करी कि पॉलिटिक्स अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, द्विभाजन, डायकोटमी वाला फेज है ये। नहीं, हाँ हाँ अलग है, वो तो अलग स्कॉलर है, वो IR में है। पॉलिटिक्स अमंग नेशन वो अलग है। इसका ईयर लिखना चाहोगे तो 1900 है, ठीक है। वैसे सबको एक सिस्टमैटिक वे में बुकलेट मिलेगी जिसमें कि ये सब कुछ नोट्स बने हुए होंगे, तो ज्यादा कोशिश यहाँ पे करिए कम लिखने की और याद करने की, ठीक है। ये एक्चुअली एक आर्टिकल है तो इसका अलग अलग जगह अलग अलग डेट देखने मिलता है, तो इसलिए कंट्रोवर्शियल उसमें नहीं पड़ रहा है। फ्रैंक गुडनाउ के बाद LD वाइट, जिनका हमने डेफिनेशन भी देखा था। LD वाइट की जो बुक है उसको माना जाता है कि ये पहली सिस्टमैटिक बुक थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नाइनटीन 26। चले आगे, ठीक है। तो इस फेज में हमने क्या देखा, जो भी स्कॉलर्स आए ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्कॉलर और बुक के नाम लिख लिए, ठीक है। जिसमें कि वुड्रो विल्सन का बुक है एडमिनिस्ट्रेशन,
अब देखो यहाँ पर ना इंट्रोडक्शन है और ना ही पब्लिक वर्ड यूज हुआ है, ये एक आर्टिकल है स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। गुड नाउ का क्या हो गया, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900। फिर हमने देखा एल.डी. वाइट का पहला बुक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें पब्लिक आ रहा है तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है कौन सा बुक किसका है, बुक्स पूछी जाती हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भर के बिल्कुल, ठीक है। चलो, तो इस पेज में हमने देखा स्कॉलर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर दिया पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है। और यहाँ पर वुड्रो विल्सन जैसे स्कॉलर्स ने ये सारी बातें करी कि एडमिनिस्ट्रेशन भी एक साइंस है अपने आप में, ठीक है। गुडनाउ जैसे स्कॉलर्स ने बात करी कि एडमिनिस्ट्रेशन बेस है पॉलिटिकल साइंस का, कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तो पॉलिटिशियंस का काम कितना भी अच्छा हो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा तो उसका कोई यूज नहीं है, ठीक। तो और पहले फेज की डेट क्या रहेगी, 1887 से 1926, याद रखना है ये सब कुछ पूछा जाता है। चलो, नेक्स्ट फेज में चल रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है। 10-10 साल का भी अगर लेके चलो, 27 से 1937। इस फेज को जाना जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से, हाँ सेकंड फेज है, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे लोक प्रशासन का सिद्धांत। अब देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है कि किस तरीके की बात करी होगी। जब पहले फेज में ये क्लैरिफाई कर दिया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, अब उस डिसिप्लिन को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होगा कि इसके भी कुछ सिद्धांत हो, कुछ प्रिंसिपल्स हो कि इसकी क्या खासियत है ना। तो इस फेज में जो लोग भी आएंगे वो बात करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या सिद्धांत है। तो आप देखेंगे लूथर गुलिक का बहुत फेमस है पोस्टकॉब, ठीक है। देखो इसमें उन्होंने इसको प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि जो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या काम है। तो ये एक एक्रोनिम है, यानी कि जैसे शॉर्ट फॉर्म होती है किसी चीज की, पोस्ट कॉब उन्होंने एक्सप्लेन करा। इसमें पी से है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग, ठीक है। इंग्लिश में भी सेम रहेगा और हिंदी में भी सेम रहेंगी ये चीजें। तो अब जो थिंकर्स आ रहे हैं वो इस डिसिप्लिन की एक अलग पहचान लेकर आ रहे हैं, और कोई भी चीज जब प्रिंसिपल्स की बात करती है यानी कि वो उस सब्जेक्ट को साइंटिफिक बनाने की कोशिश कर रही है कि ये जो इसके सिद्धांत है ये हर जगह ऐसे ही लागू होंगे। तो ये कैसी बातें करेंगे कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे प्रबंधन काम करता है तो उसमें ये सब चीजें हर जगह देखने मिलेंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम प्लेस, ठीक। साइंस, जब कोई भी चीज साइंस हो जाती है तो क्या होता है कि वो टाइम के साथ, जगह के साथ बदलती नहीं है। और कोई भी चीज सब्जेक्टिव है तो वो मेरे लिए कुछ और होगी, आपके लिए कुछ और होगी, ठीक है, सबका अलग अलग तरीका होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को साइंटिफिक रूप देने की कोशिश हो रही है। तो कैसी कैसी थ्योरीज आई, सबसे फेमस F.W. टेलर। इसका फुल फॉर्म मैं अभी लिखवा देती हूँ, वैसे हाँ आता है एग्जाम में, याद भी करना है, ठीक है। एक बात समझेंगे कि अभी हम बहुत ब्रीफ में जर्नी देख रहे हैं पूरे सब्जेक्ट की। अगर जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है ना, जैसे मान लो यही लिख दिया गुलिक का पोस्टकॉब, तो थ्योरी में जब घुसेंगे फेजेस के बाद तो दोबारा से हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है। और जैसे F.W. टेलर का यहाँ पे मैं आपको सिर्फ थ्योरी बता दूंगी कि ये थ्योरी है,
तो आपको सुन के उसको याद करने की कोशिश करनी है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है तो किसका होगा, टेलर का होगा। जब थ्योरी में जाएंगे दोबारा से पूरी थ्योरी क्या है वो डिटेल्स में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ब्रीफ में शॉर्ट में लेकर चल रहे हैं, पूरी जर्नी ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा एक वाइडर पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है इस सब्जेक्ट में। एक तरीके से हम वो देख रहे हैं अभी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, तो एफ डब्ल्यू टेलर की बहुत फेमस थ्योरी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इस समय पे हमको देखने मिलती है। अब हम थ्योरी के डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। आप जब साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ेंगे टेलर की, तब आप इनकी बुक्स, किस तरीके से उन्होंने काम किया, थ्योरी में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स दिए और क्या है वो थ्योरी एक्चुअली, वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ दे रही हूँ। ये थ्योरी है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, बुक्स इनकी अलग अलग हैं, ठीक है। 4 फेमस वर्क थे इनके, ठीक है। पीस रेट सिस्टम है और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी है, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स है, शॉप फ्लोरिंग है। तो वो आप वहाँ पे करेंगे जहाँ पर आप याद करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या याद करना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, कि ये भी उस तरीके की बात करेंगे, एक थ्योरी देंगे और बोलेंगे कि हर जगह मैनेजमेंट इसी तरीके से काम करती है। हाँ, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी एफ डब्ल्यू टेलर, थ्योरी इन्होंने ही दी है, इनकी ही है, ठीक है। और देखो कैसे कैसे थिंकर्स आए। मैक्स वेबर ने अपनी दी आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का सिद्धांत। मैक्स वेबर, अब देखो मैक्स वेबर की भी थ्योरी में हमें क्या देखने मिल रहा है, आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी, कि ऐसी कौन सी नौकरशाही होगी जिसको आइडियल माने या आदर्श मान के चले। तो यहाँ पर भी एक सेंस ऑफ साइंस दिख रहा है कि ये बेस्ट है क्योंकि इसमें ये चीजें हैं। और ब्यूरोक्रेसी वैसे भी हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ा ज्यादा, पब्लिक कम और नौकरशाही ज्यादा, उस तरीके की बात करेगा, है ना। यहाँ पर थोड़ी बुक्स डाल लेना। नहीं नहीं, देखो कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जिनकी बुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। हु इज फादर ऑफ आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी, हु इज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, या ये थ्योरी किसने दी, ठीक है। और फिर अंदर घुसेंगे तो थ्योरी के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होते हैं, जो कि अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी के अंदर क्या है। बस हम अभी फेजेस देख रहे हैं कि कौन कौन कैसे कैसे आता गया, क्या क्या कहते गए, कैसे कैसे सब्जेक्ट चेंज होता गया। मूनी एंड रीले, ये दो अलग व्यक्ति हैं, ठीक है, जिन्होंने मिलकर एक किताब लिखी जिसका नाम है ऑनवर्ड इंडस्ट्री। हम्म, एक बुक यहाँ पर और ऐड करेंगे हम, विलोबी का, ठीक है।
विलोबी का बुक है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये इस पेज के स्टार्टिंग में ही आया है, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये फेज की शुरुआत विलोबी से मानी जा रही है। अब हम इतना याद करने की कोशिश करेंगे और फिर नेक्स्ट फेज देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या क्या किसकी, बी वाई, WILLOUGHBY, विलोबी, ठीक है, जी साइलेंट है इसमें, विलोबी लिखा। अब देखो सबसे पहले ध्यान करो कि पहला फेज जो था उसकी डेट हमने क्या करी थी, 1887 से 1926, ठीक है। और उसमें हमने मेन देखे थे वुड्रो विल्सन, 3 थिंकर्स देखे थे, वुड्रो विल्सन, फ्रैंक गुडनाउ और LD वाइट, ठीक है, 3 देखे। सेकेंड फेज हम देख रहे हैं, सिंपल है, 10 साल का लेके चल रहे हैं, 1927 से 37। इस फेज में क्या बताया इन्होंने, प्रिंसिपल्स, और इससे पहले वाले में डाइकोटमी शुरुआत ही करी थी, द्विभाजन की कैसे अलग है, इसमें सिद्धांत बताने लग गए। पहला थिंकर हमने देखा विलोबी, ठीक है। अब ऐसे इमेजिन करो हिंट बनाने के लिए कि कोई प्रिंसिपल है जिसका नाम है विलोबी, नाम भी ऐसा ही लग रहा है, हाँ ठीक है। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक किसकी होगी, विलोबी। बोलना है, याद करने की कोशिश करनी है। गुलिक पोस्ट कॉब के प्रिंसिपल दिए, ठीक है, डिटेल्स में इसको आगे करोगे तो याद ही हो जाएगा। टेलर, FW टेलर, टेलर ने बैठकर कौन सी थ्योरी बुनी, साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैक्स वेबर, किसका जाल बिछाया, आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी, वेबर, वेब मतलब जाल, किसका जाल बिछाया, नौकरशाही का, आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी। मूनी एंड रिले, अच्छा रिले रेस क्या होती है तो सबने सुना होगा, है ना, एक, हाँ एक बैटल लेके चलते हैं और फिर नेक्स्ट उसको लेता है, वो भागता है वहां तक, फिर उसको देता है। तो रिले रेस कहाँ तक, ऑनवर्ड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री तक रिले रेस हो रही है। तो मूनी एंड रिले ऑनवर्ड इंडस्ट्री। तो इन सभी स्कॉलर्स ने थोड़ी सी साइंटिफिक बातें करी, अपनी अपनी थ्योरीज दी। कोई भी अगर थ्योरी दे रहा है तो वो साइंस ही हो गया, थ्योरी तो वही चीज होगी जो साइंटिफिक होगी और इम्प्लीमेंट होगी हर जगह। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट फेज में चल रहे हैं जो कि है थर्ड फेज। नाइनटीन 38 से ले लेंगे। देखो यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट बात हो रही है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन एक साइंस है, सिद्धांत है। अगले फेज में क्या होगा, लोग इस चीज को क्वेश्चन करने लगेंगे, लोग मना कर देंगे कि हम तो लोक प्रशासन को साइंस नहीं मानते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक चैलेंज देखने मिला सब्जेक्ट को अपने लिए। तो इस एज को क्या बोलते हैं, एरा ऑफ चैलेंजेस। देखो किस तरीके के चैलेंज, एरा या फिर एज ऑफ, यहाँ पर आकर स्कॉलर्स इस बात को चैलेंज करने लग गए कि किस हद तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डायकोटमी को माने, द्विभाजन को। तो जो द्विभाजन है राजनीति और प्रशासन का, इस पर एक सवाल उठाया जाता है, उसको चैलेंज किया जाता है। लोग कहने लगते हैं कि क्या पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन से कभी अलग भी की जा सकती है। यानी कि आप ऐसा सोचिए कि अगर कोई प्रबंधक है, उसको कोई काम को इम्प्लीमेंट करना है, पर पॉलिसी कहाँ से बनकर आएगी,
गवर्नमेंट से बनकर आएगी पॉलिटिक्स, तो उसका इन्फ्लुएंस देखने नहीं मिलेगा इम्प्लीमेंटेशन में, मिलेगा ना। तो इन लोग ने इस तरीके से चैलेंज करना शुरू कर दिया कि किस हद तक ये साइंस है। पहली बात कि क्या एक ही साइज का कोट है मान लीजिए, क्या वो सबको आ जाएगा? नहीं आएगा ना, किसी को किसी साइज का आएगा, किसी को किसी साइज का आएगा। तो इन लोग ने चैलेंज करना शुरू कर दिया कि किस हद तक इसको साइंस माने। जो वैल्यूज है, साइंस कभी भी होगी तो वो क्या बात करेगी? फैक्ट्स की बात करेगी, ठीक है, जिसमें कि कुछ सिद्धांत होंगे कि ऐसा ही होता है। अब वहीं पर आप देखेंगे जो नॉर्मेटिव चीजें होती हैं या सब्जेक्टिव चीजें होती हैं, वो वैल्यूज की बात करता है, ठीक है, कि वैल्यूज की बात करता है, इमोशंस की बात करता है, एथिक्स की बात करता है। कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर एक साइंस ही हो जाएगा तो फिर तो वही बात हो गई कि आप एडमिनिस्ट्रेशन पे इतना बल दे रहे हैं, पब्लिक कहाँ है? ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हमें चैलेंजेस देखने मिलेंगे। अब देखो इसमें कैसी थ्योरीज आएंगी। सबसे पहले आप डाल लीजिए हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन का एक फेमस बुक भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर या ह्यूमन बिहेवियर कह लीजिए या बिहेवियरल कह लीजिए, ऐसी थ्योरी ये लेकर आए जिसमें इन्होंने बात करा कि ह्यूमन का बिहेवियर जो है वो सेंटर पर होना चाहिए। कि पब्लिक को क्या रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन को क्या रिक्वायरमेंट है, वो किस तरीके से सोचता है। ठीक है, हर्बर्ट साइमन का जो थ्योरी है उसका नाम है डिसीजन मेकिंग थ्योरी या अप्रोच कह लीजिए। ठीक है, जिसमें कि वो बात करते हैं कि एक इंसान जो है वो किस तरीके से सोचता है जब कोई चीज डिसाइड करता है। अब थ्योरी में नहीं जाएंगे, उसमें फिर अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, कि पहले वो डिजाइन करता है, डिजाइन एक्टिविटी कि ऐसा होना चाहिए, फिर वो सेट्स बना लेता है कि ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, फिर चूज करता है उसमें से बेस्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फोकस जो है वो ह्यूमन पर आ रहा है। ठीक है, ना कि ये किसी साइंस पर कि ये सिद्धांत है ऐसे ही चलो, नहीं, अब यहाँ पर इंसान की बात हो रही है ज्यादा। चेस्टर बर्नार्ड जैसे स्कॉलर्स इस एज में आए, जिनकी फेमस बुक है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। देखिए जैसे चेस्टर बर्नार्ड जैसे जो स्कॉलर्स हैं, इन्होंने कम्युनिकेशन थ्योरी पे काम किया है। कम्युनिकेशन समझते हैं, कम्युनिकेशन संप्रेषण। ठीक है, कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स पर बातचीत होती है आपस में। कम्युनिकेशन का एक चैलेंज हो, मतलब चैनल होता है, एक रास्ता होता है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वहां पर मैनेजर्स हैं वो अलग हैं, और वर्कर्स जो हैं वो अलग लेवल पे हैं। वर्कर्स के ऊपर भी एक उनके सीनियर्स होंगे, तो एक तरीके की हायरार्की है यहाँ पर। ठीक है, जिसमें कि कोई अगर साइंटिफिक होगा, ठीक है, जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट टाइप की थ्योरी होगी, या मैक्स वेबर का आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी टाइप की थ्योरी होगी, तो वो बात करेंगे कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम देखें तो वो कहेंगे कि नीचे वाला इसको कांटेक्ट करे और फिर ये इसको कांटेक्ट करे, इस तरीके की बात होगी। लेकिन अगर इस एज में देखेंगे और फोकस करेंगे किस पर, ह्यूमन पर, ना कि साइंस पर, तो लोग इस तरीके की बातें करने लग जाएंगे कि एक संगठन में खाली फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होता है इस तरीके का, बल्कि एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है। लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, उन्हें अपना मनपसंद ग्रुप मिल गया अगर साथ में बैठने को, वो ज्यादा अच्छा काम कर पा रहे हैं उस तरीके से। ठीक है,
तो फिलहाल यहाँ पर ये याद रखना है, चेस्टर बर्नार्ड का बुक द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव कम्युनिकेशन थ्योरी पे इन्होंने काम करा है। तो हमने देखा 1938 से 1947 एज ऑफ चैलेंज, ये तीसरा फेज है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें कि सब्जेक्ट ने चैलेंज फेस करा। हर्बर्ट साइमन जैसे स्कॉलर्स आने लग गए, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की बात करने लग गए कि ह्यूमन का कैसा बिहेवियर है, बिहेवियरल अप्रोच आ गई। इन्होंने बोला कि हम तो साइंस नहीं मानते सब्जेक्ट को, किस हद तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल अलग है, कि आप कह दें कि ये अलग ही है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, दोनों का एक दूसरे पे एक प्रभाव है और एक दूसरे के काम पर एक इफेक्ट देखने को मिलता है। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट फेज, जो कि है 1947 से मान लीजिए 1970 तक। अब जब डिसिप्लिन ने, यानी कि एक सब्जेक्ट ने थर्ड फेज में चैलेंज फेस करा, तो फोर्थ फेज में उसकी और बुरी हालत हो गई। ऐसी हालत आ गई कि आइडेंटिटी का क्राइसिस हो गया, कि मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट की तरह क्वेश्चन में ही आ गया कि किस हद तक एक अलग आइडेंटिटी भी रखता है ये, कि अलग से इसको पढ़ना भी चाहिए। तो इसे इसको बोला गया आइडेंटिटी क्राइसिस। हाँ जी। तो चौथे फेज में हम क्या देख रहे हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर जो स्कॉलर्स आएंगे वो इस तरीके की बात करेंगे, जैसे हर्बर्ट साइमन हमने पिछले फेज में देखा, जिनकी हमने देखी कौन सी थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। हर्बर्ट साइमन का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हर्बर्ट साइमन ने स्टेटमेंट दिया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं, वो और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ मेयर प्रोवर्ब्स हैं। मेयर प्रोवर्ब्स कहकर उन्होंने इसको मॉक करा, यानी कि हिंदी में कहें तो ये सिर्फ एक कहावतें हैं, जो लोक प्रशासन का सिद्धांत है सिर्फ कहावतें हैं, कहने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो कुछ नहीं नजर आता उसमें। ठीक है, यही उस तरीके की अभी बात कर रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक कहाँ गई, एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरा दिखाई पड़ रहा है पर पब्लिक किधर है। ठीक है, तो ये चैलेंज का नेक्स्ट फेज है कि बिल्कुल और आइडेंटिटी सब्जेक्ट की डूबती ही चली जा रही है। ये फेमस, मतलब ये आपको याद रखना है कि ये किसने बोला है कि लोक प्रशासन का सिद्धांत सिर्फ कहावतें हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीटेड, मतलब रिपीट होता है बार बार। अब देखो ऐसे उसमें कैसी अप्रोचेस आने लगी, नई नई अप्रोचेस हमको इस फेज में देखने मिलेगी। जैसे कि अगर रॉबर्ट ढाल जैसे थिंकर्स की बात करें, देखो रॉबर्ट ढाल ने ऐसा कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खुद में कुछ है ही नहीं। ठीक है, उन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस आप तभी मान सकते हैं जब आप इसकी कोई कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट्स के साथ तुलनात्मक रूप से जब आप इसे पढ़ेंगे तभी आप इसे साइंस कह सकते हैं। तो रॉबर्ट ढाल अपने साथ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जैसा कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, जहां पर इसकी आइडेंटिटी और डूबती जा रही है। अब आप देखेंगे इस एज में क्या हो रहा है, और डिसिप्लिन के साथ जब किसी भी सब्जेक्ट की कंपैरेटिव स्टडी होगी तो सब चीजें ओवरलैप करने लगेंगी, सबमर्ज होने लगेगी उसकी आइडेंटिटी। ठीक है, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन खुद में एक विषय यानी कि सब्जेक्ट दबता जा रहा है दूसरे सब्जेक्ट्स की आइडेंटिटी में, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एरा ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। तो रॉबर्ट ढाल ने मना कर दिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस मानने से।
ठीक है, तो इंग्लिश में लिख सकते हैं कि रॉबर्ट ढाल रिफ्यूटेड टू एक्सेप्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस। कंपैरेटिव अप्रोच लेकर आए कि आपको इसे साइंस साबित करना है तो आप और डिसिप्लिन से कंपेयर करके पढ़िए। और एक्चुअली देखो, कोई भी थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो उस समय का जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखोगे कि आसपास सारे ही डिसिप्लिन में लगभग इस टाइम पर कंपैरेटिव स्टडी देखने मिलती है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसी फेज में डाल लो, ये हालत हो गई थी सब्जेक्ट की 1960s तक आते आते कि इस तरीके की बातें होने लगी कि लोक प्रशासन बिल्कुल ही यूजलेस हो चुका है, इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं रह गई है, अब हमें नया लोक प्रशासन की जरूरत है, जीरो से स्टार्ट कर कर कुछ नए की बात करनी है। तो NPA का इमर्जेंस होता है 1960s में, यानी कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं नहीं, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया ना, तो इसका मतलब और नई नई चीजों की बात ज्यादा होने लग गई, उसकी खुद की कोई पहचान नहीं रह गई। तो 1960s में NPA, अभी के लिए सिर्फ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नव लोक प्रशासन लिख लेंगे आप, और साथ ही में जो दो फेमस थिंकर्स हैं वो मैं लिखवा दूंगी। बाद में डिटेल्स में जब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या बात हुई। अभी शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि जब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया 1960s में, तो इसमें इस तरीके की बात होने लग गई कि रेलेवेंसी की बात करिए आप, वैल्यूज की बात करिए, चेंज की बात करिए। ठीक है, इस तरीके के बातें यहाँ पर होने लगी कि एथिक्स और वैल्यूज को छोड़िए मत आप साइंस का बहाना कह के कि बिल्कुल ही करप्ट होती जा रही है आपकी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक है उसकी कोई सुनने को नहीं है, पब्लिक तक कुछ पहुंच नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये बात करेंगे कि वो सब चीजें वापस लाई जाए, तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज होता है इसी में। इसके दो मेन थिंकर्स हैं, ड्वाइट वॉल्डो और फ्रैंक मेरिनी। अब देखो, जब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल्स में पढ़ेंगे तो इसका भी एक अपना इमरजेंस है कि 1966 में हनी रिपोर्ट आती है एक। ठीक है, अभी सिर्फ सुन लेंगे, लिखना नहीं है ये सब, बाद में जब डिटेल्स में पढ़ोगे तब उसको अच्छे से उस समय करोगे। अभी जितना इतना हम लिख रहे हैं इतनी कोशिश करनी है साथ साथ याद करने की। फ्रैंक मैरिनी, मैरिनी। ठीक है, तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इमरजेंस होता है, इसमें भी पहले एक रिपोर्ट आती है, हनी रिपोर्ट, जो बात करती है कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेकार हो गया है, हमें नव लोक प्रशासन की जरूरत है, नए उसकी बात करिए। फिर धीरे धीरे उसकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस के नाम से, जो कि फेमस है। ठीक है, 1968 में फिर हर 20 साल पे वो कॉन्फ्रेंस होने लगती है, मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस सेकंड, उस तरीके से। तो अभी उतना डिटेल्स में नहीं जाते हो, हम याद रखेंगे कि जब आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तभी किसका इमरजेंस हुआ था 1960s में? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें उन्होंने बोला कि वैल्यूज को वापस लेकर आइए, साइंस साइंस के बहाने आप बिल्कुल ही एथिक्स का पतन कर रहे हैं। और दो स्कॉलर्स जो याद रखने हैं वो कौन से? ड्वाइट वॉल्डो, फ्रैंक मेरिनी। ठीक है, शुरू में स्कॉलर्स के नाम थोड़े टफ लगेंगे पर बार बार बोलने की कोशिश करनी है। चलो, अब यहाँ पे बुक्स लिखनी है इन दोनों की तो लिख सकते हो। ड्वाइट वॉल्डो की बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्ब्यूलेंस।
यहाँ पर लिख रही हूँ। टर्बुलेंस का मीनिंग समझता है कोई? क्या होता है? हम्म। हाँ हाँ एग्जैक्टली exactly. जैसे कि जब कभी फ्लाइट में अगर कोई ट्रैवल कर रहा होगा तो उसमें बोलते नहीं है टर्बुलेंस आ गया जब फ्लाइट हिलने लगती है। तो उस तरीके से कि आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, ऐसा समय आ गया है कि बिल्कुल कह लीजिए हलचल हो गई, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आई। तो इन्होंने अपनी बुक का नाम क्या रखा, ड्वाइट वाल्डो ने, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस। फ्रैंक मेरिनी का भी बुक लिख लो। फ्रैंक मेरिनी का बुक है मिनोब्रूक पर्सपेक्टिव। तो अभी मैंने बताया था कि जब नवलोक प्रशासन आया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आई, तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड हुई जिनको हम किस नाम से जानते हैं, मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस। तो फ्रैंक मेरिनी ने अपनी बुक उसके ही नाम पर मिनोब्रूक पर्सपेक्टिव लिखा। कुछ छूटेगा, कुछ पूछना होगा तो पूछ लो, ठीक है? लिख लिया, चले आगे। तो अब हमने फोर्थ फेज में क्या देखा, आइडेंटिटी क्राइसिस। कौन कौन से थिंकर्स देखे, हर्बर्ट साइमन और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया 1960s में, जिसमें कि ड्वाइट वाल्डो और फ्रैंक मेरिनी, दो थिंकर्स हम लेकर चले। चलिए अब ये लास्ट फेज है जो कि फिफ्थ फेज है। 1970 से लेकर इसमें हम प्रेजेंट तक का टाइम काउंट करते हैं, जो अभी चल रहा है। देखो, अगर कंक्लूड करना हो कि इस फेज में क्या हुआ, ठीक है, एक निष्कर्ष पे अगर हम आना चाहते हैं कि इस फेज में क्या हुआ या फिर अभी क्या अप्रोच है स्कॉलर्स की इस सब्जेक्ट को लेकर, तो हम दो बातों का ध्यान रखेंगे। एक कि जो हमने पब्लिक यानी कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की जो डायकोटमी थी, जो डायकोटमी थी वो खत्म हो गई। अब के स्कॉलर्स का मानना इस तरीके से है कि आप इस अप्रोच से मत चलिए कि पब्लिक यानी कि पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग है, रादर इसमें कॉन्टिन्यूम है, यानी कि आपस में मिलकर अगर ये काम करते हैं तो वो बेस्ट आउटपुट होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था कि धीरे धीरे मैनेजमेंट स्टडीज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि कॉमर्स के बच्चे भी यही थ्योरी पढ़ते हैं और हम पॉलिटिकल साइंस के होकर भी ये थ्योरी पढ़ते हैं। तो यही वो टाइम आ गया है जहां पर हम देखेंगे कि इस तरीके की बातें होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बेस्ट अप्रोच होगा, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करे तो वो बेस्ट होगा, या पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क मत करिए, जो पॉलिसी मेकिंग है और इम्प्लीमेंटेशन है उनमें कोऑर्डिनेशन रहे तो वो बेस्ट आउटपुट होगा। ठीक है, तो एक तो ये डाइकोटमी खत्म हो गई, और दूसरी बात ये कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में एक सब्जेक्ट, एक डिसिप्लिन की तरह, एक डिसिप्लिन को खुद को एस्टैब्लिश कर पाया, और यही एक रीजन है कि आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हैं और पूरा उसका जर्नी हमने ट्रेस करा। इसके अलावा
जैसे कि हमने हर फेज में कुछ की स्कॉलर्स और उनकी क्या थ्योरीज रही नोट करा, तो इस फेज में भी कुछ थ्योरीज रही होंगी। जैसे कि हमने देखा 1960s में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया, ठीक है, नवलोक प्रशासन। उसी तरीके से एनपीएम का इमर्जेंस होता है 1990s वाले टाइम में, यानी कि नव लोक प्रबंधन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो आप देखोगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अब मैनेजमेंट की बात होने लग गई, मैनेजमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने जाने लगा, ठीक है, कि जिस तरीके से प्राइवेट फर्म काम करती है थोड़ा सा वो पैटर्न फॉलो करके देखे पब्लिक में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, कि मैनेजमेंट का एक रोल हो, मैनेजमेंट अच्छी हो, क्लाइंट ओरिएंटेशन हो। अब देखो क्लाइंट ओरिएंटेशन का यहाँ पर क्या मतलब है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में अगर मान लो किसी की फर्म है, ठीक है, वो अगर एक इंसान को अच्छी वैरायटी ऑफ चॉइसेस नहीं ऑफर कर पा रहा है, तो क्या दोबारा एक इंसान उस फर्म के पास जाएगा? नहीं जाएगा, दूसरे और कॉम्पिटिटर्स होंगे वहां जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जनरली ऐसा नहीं होता है कि सरकार जो कर रही है आप उसके मतलब अधीन हो जाते हैं कह लीजिए। तो इन्होंने बात करी कि पब्लिक सेक्टर को भी मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए प्राइवेट सेक्टर की तरह, जहां की वो पब्लिक को अपनी क्लाइंट की तरह ट्रीट करे और उनको अच्छे से अच्छी फैसिलिटी देने की कोशिश करे कम उसमें। इस अप्रोच को हम बोलते हैं पब्लिक चॉइस अप्रोच। विंसेंट ऑस्ट्रॉम का नाम इस अप्रोच के साथ जुड़ा है। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के साथ ऑसबॉर्न एंड टेड गैबलर। ऑसबॉर्न एंड टेड गैबलर। ऑसबॉर्न और टेड गैबलर का बहुत ही फेमस वर्क आया था जिसका नाम था री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, ठीक है, उससे पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ पर हमने वही देखा कि किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट्स की भी बात करेंगे लेकिन एथिक्स की भी बात करेंगे। तो इस तरीके से हमने पूरा डेवलपमेंट ट्रेस करा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। आई होप सबको समझ आया हो, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स जिसको हमने लिंक जोड़ने की कोशिश करी, सब ट्राई करेंगे इसको मेमोराइज करने का, याद करने का।